आज के आपके करंट अफेयर्स 7 अप्रैल 2022 के। आज काफी करंट अफेयर्स कम ही है क्योंकि ज्यादातर आपके न्यूज़पेपर आज पॉलिटिकल न्यूज या ऐसी न्यूज जो हम ऑलरेडी पिछले वीक में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्हीं से भरी हुई है। जैसे महीने में या 2 महीने के अंदर, मतलब महीने कह दिया, हफ्ते के अंदर अंदर या 2 हफ्ते के अंदर अंदर पढ़ चुके हैं। यूक्रेन की बहुत सारी न्यूज है, जैसे कि आपका एक यूक्रेन ने वापस शहर हासिल किया है रशिया से, अगर आपको पता हो, बुचा करके, ठीक है। वैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन बूहा है, पर उसके स्पेलिंग BUCH है, BUCHA। तो उसे बुचा कह के आपकी वेस्टर्न मीडिया बुला रही है, और खासकर एक इसमें चीज भी प्रमोट हो जाती होती है, क्योंकि बुचा बुचा जब वर्ड अगर आप बार बार बोलोगे, बुचर से रेफर करता है, ठीक है। बुचर पता है ना कौन होता है? कसाई। ये क्यों? देखो, दुनिया में एक सेंटीमेंट फैलाना बहुत जरूरी होता है। अगर लड़ाई जो है वो सिर्फ फील्ड पे नहीं लड़ी जाती, लड़ाई मेंटली भी लड़ी जाती है। तो दुनिया भर से सपोर्ट जीतने के लिए, ठीक है, और मतलब यूक्रेन के लिए सपोर्ट जीतने के लिए वेस्टर्न मीडिया ये सब कुछ बुच्चा बुच्चा इतना शहर क्यों प्रमोट कर रही है? वहां पे ना मास ग्रेव्स मिली हैं, तो अब ये नहीं पता मारा किसने है। यूक्रेनियंस कहते हैं कि रशिया, क्योंकि वो रशिया के कंट्रोल में आ गया था टाउन, तो रशियंस ने घरों से निकाल निकाल के लोगों को गोली मारी है और दफना दिया है। सड़कों के ऊपर भी लाशें गिरी पड़ी हैं, तो रशियन जाते जाते भी लोगों को गोलियां मारते गए हैं, ठीक है। रशियंस का कहना है कि देखो, अगर जितनी अभी ये फोटोज वीडियोज आ रही हैं, ये सारी लाशें फ्रेश हैं, तो ये हमारे वहां की नहीं हो सकती। ये हमारे जाने के बाद यूक्रेनियंस पीछे से आए ताकि दुनिया की सपोर्ट हो, उन्होंने अपने ही सिटीजन्स को मार दिया और मास ग्रेव्स बना दिए, ठीक है। तो दोनों साइड की स्टोरी है, पर वही बात है, जिसका नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग होगा या वेस्टर्न मीडिया, क्योंकि दुनिया का न्यूज चैनल कंट्रोल करते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज ज्यादा निकल के आती है। तो ऐसी न्यूज और ये सब कुछ, इसके ऊपर डिस्कशन, इंडिया का क्या स्टैंड है, ऐसी सारी न्यूज आई हुई है, ठीक है। श्रीलंका के बारे न्यूज आई हुई है, श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है, कोई ना कोई रोज ही क्विट कर जाता है उनके कैबिनेट से, सारे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके देश में। फिर पाकिस्तान की खबरें चल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोबारा इलेक्शन बुला दिए हैं, प्रेसिडेंट कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ऑपोजिशन लगा हुआ है कि नहीं, गलत हो रहा है ये। तो आसपास सारे के सारे ऐसे टर्मोइल की ही न्यूज है। हमारे काम की जो एग्जाम रिलेटेड न्यूज है, हम सिर्फ उसे कवर करते हुए, पहली खबर है आपकी मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है? देखो, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है, जो आपके टॉयलेट्स होते हैं ना, किसी एक जमाने में ना, पहले कभी भी टॉयलेट्स आपके ऑब्वियसली सीवेज एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो होता क्या था, जो भी टॉयलेट्स होते थे वो एक पिट के तौर पे, खड्डे के तौर पे एग्जिस्ट करते थे, पर उसके बाद उस खड्डे को टाइम टू टाइम, क्योंकि भर जाएगा तो ऑब्वियसली साफ करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोगों को ये काम दिया जाता था कि आप ये टॉयलेट्स को बकेट्स में, बाल्टी में उठा उठा के कहीं दूर फेंक के आओ। इंडिया के कास्ट सिस्टम की जो पूरी हिस्ट्री है, ये उसके अंदर ये जो सबसे लो कास्ट के लोग थे ना, एक्चुअली उन्हें फोर्स करवाया जाता था ये सारे काम, ठीक है। इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत टाइम तक होती रही है। 1993 में फाइनली जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरी की पूरी तौर पे बैन कर दी, बैंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल। इसका अब किसी भी पर्सन को, क्योंकि बहुत ही डेरोगेटरी काम है, और देखो जो पर्सन करता भी है उसके साथ फिर होता क्या, उसके साथ एक इमेज जुड़ जाएगी, इसके कारण उसके आसपास के लोग शायद उसे बुलाना पसंद ना करे, तो अनटचेबिलिटी और ये सब कुछ बढ़ ना जाए, इस कारण हमने ये प्रैक्टिस ही बैन कर दी। और इसी के चलते हुए आपका एक्ट भी बनाया गया, मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट, जिसके चलते हुए एक सबसे पहले तो ये बैन इसके अंडर लिखा है, और जो ये इससे पहले प्रैक्टिस करते रहे हैं उन्हें किसी और करियर में सेटल डाउन करना, वो सब कुछ इसके थ्रू किया जाएगा। प्लस इसके अलावा अब ऐसे कोई टॉयलेट्स बनाने के ऊपर भी बैन है जहां पे इनसैनिटरी टॉयलेट्स जो है, जहां पे ऐसा काम करना पड़े कि उन्हें खाली करना पड़े, तो वो सारे के सारे ऐसे टॉयलेट्स बनाने पे ही बैन है,
ठीक है, ताकि ये बनेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होगी। पर अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग एक इनडायरेक्ट तरीके से होती है। मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, पर बात क्या है, वो अब सीवेज, जो सुअर और सेप्टिक टैंक्स हैं, जो आपके जितने भी आपके गटर हैं, उन्हें साफ करने का काम भी अब किसी न किसी लोगों को दिया जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो ये काम तो म्यूनिसिपैलिटी देती है और ये इनके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिन का 500 रुपए दे दिया, गटर साफ करवा दिए। पर अब गटर साफ करवाते हैं, जो कुछ भी करवाते हैं, जितनी भी पाइपलाइंस है, बंदों को वहां नीचे उतरना पड़ता है उस गंदे पानी में। प्रॉब्लम यहां पे आती है कि इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम इन लोगों को सेफ कपड़े पहनने के लिए, ऊपर एक गियर पहनने के लिए भी नहीं देते। तो लिटरली बिल्कुल या तो बिना क्लोथ्स के, या जो वो घर से कपड़े बस डाल के आए होते हैं उसी के कपड़ों के साथ ही अंदर छाल मार देते हैं। अब आपकी स्किन एक्सपोज्ड है, वो सारा का सारा जो गंदा पानी है वो उनके आसपास है, उनके माउथ में भी जा रहा है, नाक में भी जा रहा है, आंखों में भी जा रहा है, ठीक है, स्किन पे भी टच कर रहा है, वो सारे पानी में बीमारियां। इसी कारण मैनुअल स्कैवेंजर्स की ना लॉन्ग टर्म में डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इतनी बीमारियों में काम करना अपने आप में एक डेथ का कारण है। सरकार के जो अपने ऑफिशियल फिगर्स हैं, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, वो है कि 971 लोगों की 1993 से लेके आज तक 971 लोगों की डेथ हो चुकी है इस पूरी चीज को प्रैक्टिस करते हैं। पर ये ऑफिशियल फिगर है। ऑफिशियल फिगर में एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग होती है, वो होता है कि अगर कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है, उससे जो उसे बीमारियां लग गई और बहुत साल बाद डेथ हुई, वो नहीं इसमें काउंट होती। ये सिर्फ इमीडिएट डेथ काउंट हो रही है, जो उसी के चलते हुए वहां पे ही होगी। उसी दिन बीमार पड़ गए, अगले दिन बीमार पड़ गए और डेथ होगी, बस वो बीमारी है, वो 971 है। अगर ऑफिशियल फिगर से अलग ऐसे लोगों को देखोगे, फिगर लाखों में चली जाएगी। ठीक है, तो इसी चीजों के कारण ना धीरे धीरे आवाज बढ़ती जा रही है कि देखो हमें जरूरत तो है ही, सीवेज तो क्लीन करने ही है, पर जो लोग कर रहे हैं ये, उन्हें प्रॉपर गियर दिया जाए ताकि उनकी लाइफ प्रोटेक्ट भी करके रखी जा सके। और धीरे धीरे अब रोबोट्स आते जा रहे हैं, ऐसी चीजें आती जा रही हैं, हम उनसे भी सफाई करवाना शुरू करें इंस्टेड कि हम लोगों की जान खतरे में डालें। ठीक है, इस तरीके से ये सारा काम क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है, तो क्लियर है। अब ये जो एक्ट है उसी के सारे प्रोविजन है कि किस ऐसे टॉयलेट्स नहीं बना सकते, किसी को भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं कर सकते, अगर कोई करता है तो उसे जेल भी हो सकती है और 50,000 का फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, एक पर्सन को आपके सीवर और सेप्टिक टैंक के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिट किया जाता है जब तक उसे सेफ्टी गियर नहीं मिलेगा। पर सरकार इसकी खुद, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट्स इसकी खुद वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है इसका। ठीक है, इस ऑफेंस को ना नॉन बेलेबल इसलिए बनाया गया कि बेल भी नहीं होती अगर ये क्राइम के अंडर कोई बुक हो जाए। ठीक है, इसी कारण। सेकेंड करंट अफेयर है इंडियाज ऑयल इंपोर्ट। इंडिया के ऑयल इंपोर्ट के बारे, तो इंडिया के कुछ रिफाइनरी, देखो इंडिया ना दुनिया का रिफाइनरी हब है। दुनिया में ये जो सऊदी अरेबिया या ये सारे जो देश हैं, ये ज्यादातर ना हमेशा कच्चा तेल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, और ये कच्चा तेल और जगहों पे जाता है, जैसे इंडिया में आता है, यहाँ पे रिफाइन होता है। रिफाइन का मतलब है अलग अलग प्रोडक्ट्स से तैयार होते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारी की सारी चीजें, 24 के करीब प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं इससे। ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, जैसे टार हो गया जो सड़कों के ऊपर बिटुमिन गिराया जाता है, वो भी इसी से तैयार होता है। ठीक है, तो जो काली करता है सड़कों को, और वो चिक्की सा जो मटेरियल है वो भी इसी से तैयार होता है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ये रिफाइनरीज में बनाए जाते हैं। अब हमारी कुछ रिफाइनरीज अब शिफ्ट कर रही हैं, सऊदी अरेबिया से तेल खरीदने की जगह हम रशिया से तेल खरीदना बढ़ाने वाले हैं। ऐसा क्यों?
देखो हो क्या रहा है कि जैसे ही आपकी ना सऊदी अरेबिया ने ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसे कहते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बेसिकली रशिया इसका पार्ट नहीं था, एक अलग से रशिया के साथ इन्होंने डील की थी, उसे कहते थे ओपेक प्लस। ये जितने देश हैं ये सारे के सारे वो देश हैं जहां वो ऑयल निकाल रहे हैं, ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन सब ने क्या किया है, अपने आप को एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करके कार्टेल बना लिया। कार्टेल में क्या होता है कि तुम जितने भी प्रोड्यूसर्स है, जैसे कोई भी चीज बना रहे हैं, जैसे ड्रग कार्टेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कार्टेल्स होते क्या है, ये अपनी ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बना के ये क्या करते हैं, जो प्राइजेस है ना उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। देखो हर चीज मार्केट में डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अगर मार्केट में डिमांड ऑलरेडी है, तेल तो चाहिए सबको, तुम क्या करोगे, अगर सप्लाई कम कर दोगे, जितना तुम तेल प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर कल तुम तेल बेच रहे थे 70 रुपए का, ठीक है, आज तुम तेल बेचने लग गए हो 90 का, 20 रुपए। तेल बनाना थोड़ी महंगा हुआ है, तुम बना भी कम रहे हो तो तुम्हारी मशीनें भी कम चल रही हैं, पर जितना तुम बना रहे हो बस उसे अब महंगा करके बेच रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने सप्लाई कम कर दी, डिमांड उतनी है। तो ये सारे देश क्या करते हैं, ये सप्लाई लिमिट करके रखते हैं। सप्लाई लिमिट हो गई तो अपने आप ही आपके सारे दुनिया को तेल महंगा होगा, तो ये सारे देशों के जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके चलते हुए आपके ओपेक ये सारी की सारी मतलब चीजें कर पा रहा है। अब सऊदी अरेबिया, ओपेक जो है ना, ये एक तरीके से इसका सारी चीजों का हेड सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया खास करके कंट्रीज को बहुत ज्यादा बुली करता है, प्राइसेस बढ़ा के अपने प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करता है। अब दुनिया के 3 सबसे बड़े इंपोर्टर, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है अमेरिका, वो प्रोड्यूस भी करते हैं तब भी उन्हें तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। उसके बाद है आपका चाइना और तीसरे नंबर पे है इंडिया। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है। तो होता क्या है, हम सारे देशों को तेल महंगा मिलने लग जाता है, ठीक है। तो इसी के चलते हुए हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं। देखो लॉन्ग टर्म में हम सारे जो ऑयल के लार्जेस्ट बायर्स है ना, हम भी सोच रहे हैं हम ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, कार्टेल बना लें। क्योंकि बात क्या है कि अगर लेट्स सपोज जो टॉप 10 देश देख लोगे तुम, टॉप 10 देश जो हैं सारे के सारे ऑयल का 70 to 75% हम ही कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम सारे मिल जाएं और हम कह दें कि हमने तेल खरीदना है तो इसी दाम पे खरीदना है, नहीं तो हम कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स जो देगा हम उससे खरीद लेंगे, इनमें कंपटीशन छिड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेचना तो इन सबको भी है, ठीक है। और इसका ऑल्टरनेटिव हम साथ साथ क्या ढूंढ रहे हैं, जैसे अमेरिका और चाइना में तो शुरू हो गया, अभी तक इंडिया में नहीं किया। एक चीज है शेल, शेल ऑयल। शेल क्या होते हैं, शेल देखो ऐसे कुछ रिजर्व्स होते हैं, फॉसिल के रिजर्व्स होते हैं जो प्रॉपरली बन नहीं पाए, तेल सेमी कुक्ड है एक तरीके से, मतलब तेल में कन्वर्ट नहीं हो पाए, अभी उनका प्रोसेस रुका हुआ है। ऐसे शेल के जो पत्थर है ना वो सारी दुनिया में पाए जाते हैं, जो प्रॉपरली कभी भी आपके फॉसिल फ्यूल नहीं बन पाए, तेल गैस ऐसी चीजों का रूप नहीं ले पाए। पर अगर हम आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है उसके अंडर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ये शेल के पत्थरों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके इन्हें तेल बना सकते हैं, ठीक है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका अपना खुद का जो तेल है वो इसी तरीके से वो प्रोड्यूस करने लगे, वो शेल ऑयल और शेल गैस प्रोड्यूस करने लगे। लेटेस्ट कुछ पिछले 2-3 साल में चाइना ने भी शुरू कर लिया है, अभी तक इंडिया ने नहीं शुरू किया है, पर इंडिया के अंदर भी ये बहुत पोटेंशियल है कि हम शेल से तेल बनाने लग जाएं और सारी की सारी चीजों को प्रोड्यूस करें, ठीक है।
तो इसके कारण हमें और बार्गेनिंग पावर मिल जाएगी, क्योंकि जब ये ऑल्टरनेटिव सोर्स दिखने लगेगा कि हम भी तेल प्रोड्यूस करने लग गए हैं, तो ऑब्वियसली दूसरे लोगों को अपना दाम गिराना ही पड़ेगा। क्लियर है? कोई भी डाउट? तो ये सारी चीज का करंट अफेयर।